फिर केंजा नो मागो। इस एनीमे में भी हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉर्मल जापानीज सैलरीमैन रहता है जो कि एक्सीडेंट के कारण मर जाता है, बट फिर उसका जन्म होता है एक दूसरे वर्ल्ड में जहाँ पर मैजिक एग्जिस्ट करता है। मेर्लिन वेलफोर्ड जो कि एक नेशनल हीरो है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को पालता है क्योंकि एक समय पर उसको हमारा मेन कैरेक्टर जंगल में लावारिस पड़ा हुआ मिला था। मेन कैरेक्टर को कुत्ते जितनी इज्जत भी नहीं छोड़ी। वो एक बच्चे के रूप में था, लेकिन वो बड़े होके इतना ज्यादा ओवर पावर्ड बन जाता है जिसकी मैजिक की पावर लेवल बहुत ही ज्यादा है। ये एनिमे ज्यादातर कॉमेडी को फॉलो अप करता है, लेकिन इसमें एक्शन और रोमांस के भी एलिमेंट्स डाले गए हैं। लेकिन एट द एंड ये एनिमे इनकम्प्लीट रह गया, जो कि हमें सीजन 2 का संकेत देता है। बेसिकली ये एनिमे अगर तो आपको पता है आपको क्या करना है। तो 9th नंबर पर है मुशोकु टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन। कहने को तो ये एनिमे एक नया एनिमे है जो कि इसी साल रिलीज हुआ है, लेकिन इसकी नोवेल और लाइट नोवेल वो 2012 और 2014 में ही रिलीज हो गई थी। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि 34 साल का होता है और उसकी ट्रक के साथ टक्कर होने के कारण उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाता है जहाँ पर वो एक बच्चे के रूप में पैदा होता है। लेकिन उसकी जो इंटेलिजेंसी होती है वो अभी भी 34 साल की ही होती है, यानी कि वो अपने पिछले बार की यादों को नहीं भूला। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हमारे मेन कैरेक्टर को ये पता चलता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक का यूज किया जाता है। लेकिन आगे क्या होता है वो तो तुम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस एनीमे से मैंने कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था और ये तो कुछ और ही निकला। इसके आगे के प्लॉट के बारे में अगर तुम कुछ भी अपने आप से बनाया हुआ स्पॉइलर लगा रहे हो कि शायद से एनीमे में आगे ऐसा होगा, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो गलत हो सकती है। और इसके आगे की स्टोरी में तो तुम्हें जरूर मजा आएगा और उसके लिए तुम्हें ये एनीमे देखना होगा। अब तो ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हें ये एनीमे देखना है या नहीं। तो 8वें नंबर पे है गेट। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका राइटर कितना मैच्योर है। कोई फ्लैशी या बड़ा नाम नहीं, बस खिड़की दरवाजों की तरह सिंपल गेट। नाम की तरह इस सीरीज की मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये कि ज्यादातर इसेकाई में पावर्स भूखे टीनेजर्स होते हैं, लेकिन इसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक 33 ईयर ओल्ड मैच्योर आदमी है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि हमारा मेन कैरेक्टर जापानीज आर्मी का हिस्सा होता है और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आर्मी वाले ओटाकू नहीं हो सकते। सो यस, ये बड़ा वाला ओटाकू है। एक दिन ये मांगा लेने जा ही रहा होता है, तभी टोक्यो में एक मिस्टीरियस पोर्टल खुल जाता है गेट, जिसमें से दूसरी दुनिया के सुपरनैचुरल क्रिएचर्स निकलकर इंसानों पर हमला कर देते। तो बेसिकली रियल वर्ल्ड ह्यूमंस वर्सेस फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएचर्स। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। 3 महीने बाद पूरी वॉर रुक जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को मौका मिलता है उस दुनिया में जाने का जहाँ पर वो हमेशा से जाना चाहता था। जी हाँ, सुपरनैचुरल क्रिएचर्स की दुनिया, एल्व्स, लॉली सब है वहाँ। लेकिन मेन कैरेक्टर की तरह अभी धोखा मत खा जाना, क्योंकि ये सीरीज इन चीजों से भी ऊपर है। तो मेन कैरेक्टर को ये मिशन दिया जाता है कि वो जापान और इस सुपरनैचुरल दुनिया के पॉलिटिकल रिश्ते को अच्छा करे ताकि दोनों मिलकर साथ रह सके। सुनने में तो काफी पॉलिटिकल लगेगा, जो कि ये है भी, लेकिन इसमें कई डीप टॉपिक्स को भी कवर किया है। कैरेक्टर्स कभी अपने मेन गोल से नहीं भटकते। अगर आपको फिलोसॉफिकल एंड मिलिट्री एनिमे विद लीगल लॉलिस पसंद नहीं है तो ये आपको एक बार जरूर चेक करना चाहिए। तो 7वें नंबर पे है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो एक ऐसा एनिमे जो शुरुआत में ही व्यूअर को हुक कर लेगा। अगर आप ऐसे किसी नॉन ओटाकू दोस्त को एनिमे की दुनिया में लाना चाहते हो जिसे डेथ नोट जैसे एनिमे सर के ऊपर से चले गए, तो ये ट्राई कर सकते हो। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर रास्ते के बजाय लाइब्रेरी से ही सिखाया होता है। उसके साथ और कुछ हीरोज होते हैं, लेकिन वो रैंडमली नहीं टपकते यहाँ। उन्हें बुलाया गया है इस दुनिया को बचाने के लिए। बाकी हीरोज को तो मस्त मस्त वेपन मिलता है, भाला, तलवार, धनुष, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को मिलता है सिर्फ एक शील्ड, जिसे यहाँ सभी यूजलेस समझते। सो इसे काफी लोग धोखा देते हैं, इसकी बेइज्जती करते हैं। वैसे देखा जाए तो इस सीरीज को क्रिटिसाइज करना काफी आसान है इसके सिंपल पॉइंट्स की वजह से, लेकिन इसकी खास बात जो हर इसेकाई, मोस्टली किसी इसेकाई में नहीं होता। आपने किसी इसेकाई देखे जिसमें मेन कैरेक्टर अपनी पर्सनैलिटी को बदलता है बस इस क्रूअल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए? जी हाँ, नारुतो टू सासुके। लेकिन उसका मेन गोल रिवेंज नहीं होता, और तो और वो अपनी काइंडनेस भी नहीं भूलता। बस वो किसी और को अपनी अच्छाई का फायदा उठाने नहीं देता। बदलने के बाद वो कभी ये सोचकर डिसीजन नहीं लेता कि ये मेरे मॉरल्स के खिलाफ है, सही है या गलत है। ये सोचता है कि किसमें मेरा सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है। सो आप बिल्कुल इसे बिंज वॉच कर सकते हो। इसका 2nd एंड 3rd सीजन भी इसी साल आ सकता है, तो जल्दी देख लो इसे। ओवरलॉर्ड, लिटरली गाइस, इस एनीमे की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस एनीमे में हमारा मेन कैरेक्टर एक पॉपुलर वर्चुअल रियलिटी गेम में फंस जाता है और एक विलन के रूप में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड है। वो अपने फेवरेट गेम को खेल के उसका मजा उठा रहा होता
है जिससे कि पहले वो गेम हमेशा के लिए बंद हो जाए। और जब उस गेम का सर्वर हमेशा के लिए बंद किया जाता है तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने रियल वर्ल्ड में नहीं आ पाता, बल्कि वो अपने गेम के अवतार में उसी गेम के अंदर फंस जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एनिमे में हमारे मेन कैरेक्टर को एक विलन के रूप में दिखाया गया है, लेकिन हमेशा हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बुराई को मिटाने की कोशिश करता है, अपनी सिचुएशन समझने की कोशिश करता है, क्यों वो इस गेम में फंसा है और उसका एक्चुअल मोटिव क्या है, क्या उसके अलावा और कोई भी इस गेम में फंसा है, ये आपको ये एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। इस एनिमे को एक अलग ही वे में रिप्रेजेंट किया गया है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। 5वें नंबर पे है कोनोसुबा। कोनोसुबा एक ऐसा पैरोडी इसेकाई एनिमे है जिसने एनिमे कम्युनिटी में तहलका मचा के रख दिया था। वैसे तो ट्रक कुन ने पास्ट में कईयों की जाने ली है, कईयों को इसेकाई वर्ल्ड में पहुंचाया है, लेकिन कोनोसुबा ने उस स्टीरियोटाइप को भी तोड़ दिया। इसमें ट्रक का ट्रैक्टर को लाकर इस एनिमे ने पूरे आरपीजी सीरीज की कह के ले ली है। जो नए हैं उनको बता दूं कि ट्रक कुन नाम तब से फेमस हो गया जब से कई एनिमे में ट्रक की वजह से कैरेक्टर्स की डेथ होने लगी और आगे चलकर इसे कुन का टाइटल दे दिया गया। बाय द वे इसेकाई वर्ल्ड में भेजने वाले ट्रक कुन का ओरिजिन असल में वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनिमे कॉल्ड मिंग की मोमो से हुआ था। खैर एनिमे की बात करें तो इसकी कहानी मैं आपको नहीं बताने वाला, बिकॉज़ फर्स्ट एपिसोड ही आपको इस सीरीज की स्पेशलिटी दिखा देगा, जो मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप वही सेम तरीके के एनिमे देख कर पक गए हो, देन गिव दिस पैरोडी अ चांस। दिस एनिमे इज बेस्ट इसेकाई एनिमे कॉमेडिकली। That time I got reincarnated as a slime सातोरू मिकामी, एक टिपिकल कॉर्पोरेट वर्कर जिसका टोक्यो में खुलेआम मर्डर हो जाता है, लेकिन मरते समय वो अपने दिमाग में बहुत से बातें लेकर बैठ जाता है और बहुत से विशेष मांगता है, जैसे कि काश उसके पास एक ऐसा शरीर होता जिसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं होती, जिससे कि उस पर कोई भी दर्द का एहसास नहीं होता और जितनी भी टाइप की फीलिंग्स है वो उसे महसूस नहीं होती। और ये सब बातें मरते समय उसके दिमाग में सुनाई देने वाली एक आवाज जिसको कहा गया है ग्रेट सेज, वो उसकी ये विश पूरी कर देती है और हमारा मेन कैरेक्टर एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड हो जाता है, और वो भी एज अ स्लाइम, जहाँ पर उसका नाम है रिमुरु टेम्पेस्ट, एंड ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर या फिर कह लो स्लाइम। और ऐसी कौन सी भी चीज नहीं है जो कि वो कर नहीं सकता। और सबसे ज्यादा इस एनिमे में ये देखने में मजा आता है कि रिमुरु की जर्नी कैसी होगी। शुरुआत में तो मैंने इस एनिमे को बहुत अंडर एस्टिमेट किया और वो भी बिना देखे, लेकिन जब मैंने इस एनिमे को फाइनली देख लिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये कितना जबरदस्त एनिमे है और ये एनिमे आपको भी जरूर देखना चाहिए। ड्रिफ्टर्स, इसके बारे में मैंने अपने टॉप 10 अंडररेटेड एनिमे वाली वीडियो में बात करी है, तो जाके देख सकते हो वीडियो। लेकिन यार सीरियसली दिस एनिमे इज अंडररेटेड इवन इन इसेकाई जॉनरा। मोस्टली इसेकाई में पहले तो मेन कैरेक्टर के पास कोई पावर नहीं होती, लेकिन दूसरी दुनिया में तो वो पाद भी मार दे तो दुनिया उड़ जाती है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर 1600 सदी अपने टाइमलाइन में ही मर जाता है और फिर एक ऐसी वर्ल्ड में आता है जहाँ हर तरीके के वॉरियर्स है, सैमुराई, निंजा, ड्रैगन्स एक्सेट्रा, जो भी आप सोच सकते हो, सारे के सारे बैड एस। और यहाँ पर कोई खास पावर नहीं मिलती, बस इसकी रियल स्ट्रेंथ ही काफी है इस सीरीज के लिए। इसमें काफी ब्लडी वॉर्स के साथ साथ सीरियस मोमेंट्स भी है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को वन ऑफ द बैड एस कैरेक्टर बनाता है। दिस डिजर्व्स अ सीजन 2 यार। दूसरे नंबर पे है This world is chaotic, unfair, and unforgiving. No meaning or value. However, some people simply refuse to accept this, even though they know they can't change anything. They wish that the world could be just a little more interesting. And that's how urban legends are formed. नो गेम नो लाइफ। आई नो कई लोग इससे एग्री नहीं करेंगे या हेट करेंगे, बट नो गेम नो लाइफ डिजर्व्स दिस, बिकॉज़ इसने भी नॉर्मल इसेकाई टॉपिक को पीछे छोड़ दिया है। वैसे मैंने इससे भी पहले इसेकाई वाली लिस्ट बनाई है, तो अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। नॉर्मली हम देखते कि हमारे मेन कैरेक्टर्स गेमिंग की दुनिया में चले जाते हैं और गेमिंग में रियल लाइफ के रूल्स घुसाए जाते हैं, लेकिन इसमें इसका उल्टा होता है। जी हाँ, रियल लाइफ में गेमिंग के रूल्स घुसाए जाते हैं। ये जाते तो एक दूसरे वर्ल्ड में, लेकिन इस वर्ल्ड में सब कुछ गेम के रूल से चलता है, यानी छोटी से लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स तक का हल इसमें गेम्स के द्वारा निकाला जाता है। आजकल ज्यादातर एनिमे में हमारे मेन कैरेक्टर्स गेम के अंदर फंस जाते हैं, लेकिन नो गेम नो लाइफ उसी चीज को पूरी तरह से पलट देता है। और अगर आप पहले से एनिमे कम्युनिटी का हिस्सा हो तो आप जानते होंगे कि सोरा को लाइट, एल और लिलोश के साथ रखा जाता है इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स में, और इसके कोड्स भी काफी डार्क होते हैं। Is it fun? In this game, there's no way to know the rules or how to win. 7 billion players all making whatever moves they want. If you lose too much or win too much, there are penalties. You can't pass your turn, and if you complain, people look down on you. There's no parameters or a freaking genre or anything. You call that? You call it A crappy game.
हाँ, इसकी सेटिंग देखकर तो आपको ये नॉर्मल एनिमे लगेगा, बट धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये सीरीज बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करती। जैसे ये दोनों भाई बहन इस क्रूअल वर्ल्ड से पककर गेमिंग के वर्ल्ड में कदम रखते, वो अपना काम कर देते बिना किसी बकचोदी के। तो अगर आपको एक नहीं 2 इंटेलिजेंट मेन कैरेक्टर्स वाली स्टोरी देखनी है जहाँ पर लाइट हार्टेड बट बैडएस सीन्स है, तो आपको ये एनिमे जरूर देखना चाहिए इससे पहले कि इसका सीजन 2 आ जाए। तो फर्स्ट नंबर पर जो एनीमे अपनी जगह बनाती है वो है रीज़ीरो स्टार्टिंग दी लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। रीज़ीरो को इसेकाई और फैंटेसी एनीमे का बाप माना गया है और ये एक ऐसा लौता इसेकाई एनीमे है जिसने सिर्फ एयर होने के कुछ ही लोगों पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा, जिसकी वजह से आज ये एक फेमस एनीमे है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस एनीमे को नहीं देखा है, सो आई रेकमेंड कि तुम्हें ये एनीमे जरूर देखना चाहिए। जितना इंटरेस्टिंग ये एनीमे साउंड करता है उतना ही इंटरेस्टिंग इस एनीमे का प्लॉट भी है। प्लॉट किसी वीडियो गेम की तरह है। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक दिन अचानक से एक फैंटेसी वर्ल्ड में इसेकाई हो जाता है और अगर वो वहाँ पर मरता है तो वो फिर से जिंदा हो सकता है, बट वो वहीं से कंटिन्यू कर सकता है जहाँ पर उसका लास्ट सेव पॉइंट है, और अगर वो अपने करंट सेव पॉइंट से खुश नहीं है तो वो उसका कुछ नहीं कर सकता। और इसी की वजह से भी उसे बहुत से दुख और दर्द फेस करने पड़ते हैं। जैसे जैसे एनीमे की स्टोरी आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे सेव पॉइंट भी चेंज होते रहते हैं। बट सिर्फ इन चीजों से ही एनीमे फॉलो अप नहीं करता, क्योंकि कभी कुछ चीजें एक अच्छे दिनों से खतरनाक नाइटमेयर में बदल जाए वो किसी को भी पता नहीं होता। अगर तुम मेरे इस बात को नहीं समझ पाए तो तुम्हें जल्दी से जाकर इस एनीमे को देखकर फॉलो अप कर लेना चाहिए, शायद उसके बाद तुम मेरे इस बात को क्लियरली समझ पाओ। अगर मेरे हिसाब से कहा जाए तो दिस एनीमे इज ओपी। इस एनीमे का सेकंड सीजन भी है और सीजन 2 पार्ट 2 भी है जो कि इसी साल रिलीज हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और इंडियन एनीमे ब्रोस के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल